बच्चों, हम बात कर रहे हैं ऋण पत्रों के निर्गमन एवं मोचन की, और पिछले वीडियो में हमने इसके अंकित प्रश्न 1 से 6 तक हल किए थे। आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अंकित प्रश्न संख्या 7 से लेकर 13 तक। तो शुरू करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक का अंकित प्रश्न संख्या 7। एक्स लिमिटेड ने 100 रुपए प्रत्येक के 10,014% ऋण पत्र निर्गमित किए, जिसमें 20 रुपए आवेदन पर, 60 रुपए बंटन पर तथा शेष मांग पर कंपनी को देने हैं। यानी मांग पर कंपनी को देने हैं तो कितने होंगे? 20 रुपए होंगे, क्योंकि 100 रुपए का एक ऋण पत्र है। 20 रुपए आवेदन पर और 60 रुपए बंटन पर प्राप्त हो गए हैं, तो 80 रुपए बचे 20 रुपए जो कि मांग पर प्राप्त हो। कंपनी ने 13,500 ऋण पत्रों के आवेदन प्राप्त किए, जबकि कंपनी ने बाजार में जो प्रस्तावित ऋण पत्र किए हैं उनकी संख्या 10,000 है। इसका मतलब यह स्थिति है अधि अभिधान की। इनमें से 8,000 को पूर्ण ऋण पत्र दिए गए हैं। कंपनी ने 8,000 आवेदकों को पूर्ण ऋण पत्रों का बंटन किया है, जबकि 5,000 को 40% मात्र दिए हैं। 5,000 ऋण पत्र जिन्होंने मांगे हैं, कंपनी ने उन्हें सिर्फ 40% ऋण पत्र ही आवंटित किए हैं और शेष को अस्वीकृत कर दिया गया। प्रश्न को पढ़कर यह स्पष्ट हो चुका है कि अति विधान में भी श्रेणी वाला प्रश्न है, कैटेगरी वाला प्रश्न है, जिसमें आप पहले एक तालिका का निर्माण करते हैं आवेदन के आधिक्य को समायोजित करने के लिए। आवंटित आवेदनों पर प्राप्त आधिक्य का बंटन पर प्रयोग किया जाए। जो एक्स्ट्रा पैसा आपको प्राप्त हुआ है, अति विधान में जो अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है, उसे आपको बंटन में समायोजित करना है, जो कि इन ऋण पत्रधारियों से प्राप्त होगी, क्योंकि इन ऋण पत्रधारियों से कोई आधिक्य राशि प्राप्त नहीं होगी। इसका कारण उन्होंने जितने ऋण पत्र मांगे हैं, कंपनी ने उन्हें उतने ही ऋण पत्र बंटित किए हैं, लेकिन इनका पैसा जो अतिरिक्त आया है कंपनी उसे समायोजित करने को कह रही है। और कुछ ऋण पत्र ऐसे हैं जिन्हें आपको रिटर्न ही करना है, क्योंकि उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है। सभी बकाया राशियों को यथानुसार प्राप्त किया गया। आवश्यक प्रविष्टियां आपको देनी है, लेकिन प्रविष्टियां करने से पहले आपको तालिका बनानी होगी, और तालिका का फॉर्मेट आप सभी को समझाया हुआ है। यहां कॉलम 5 इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि आपको आवेदन का आधिक्य मात्र बंटन तक ही समायोजित करना है, ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ है। अब तालिका की अगर बात करें तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो प्राप्त हुई है वो 13,500 ऋण पत्रों की प्राप्त हुई है। नंबर ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो 10,000 ऋण पत्र टोटल हैं। अब अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन में 8,000 ऋण पत्रों को 8,000 ऋण पत्र ही आवंटित किए हैं, जबकि 5,000 ऋण पत्रों के आवेदकों को 40%, 5,000 का 40% होता है 2,000 ऋण पत्र, यानी 5,000 ऋण पत्र मांगने वाले ऋण पत्रधारियों को मात्र कंपनी ने 2,000 ऋण पत्र ही बंटित किए हैं। अब अगर आप इधर से देखते हैं तो ये कॉलम सेटिस्फाई है, इसका टोटल 10,000 आ चुका है, लेकिन यहां अगर देखा जाए तो 500 ऋण पत्र और बचते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं दिया गया है। जैसा प्रश्न में लिखा हुआ है कि शेष आवेदनों को क्या कर दिया गया है? अस्वीकृत कर दिया गया है, और जिन्हें अस्वीकृत किया जाता है कंपनी उन ऋण पत्रधारियों को उनकी आवेदन राशि वापस लौटाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सेस किस तरीके से निकाला जाता है? एक्सेस का मतलब है आधिक्य। आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन में से नंबर ऑफ अलॉटमेंट को घटाएं और जो संख्या शेष बचती है उसे आवेदन राशि से गुणा कर दें। तो यहां अगर मैं बात करूं, आवेदन राशि 20 रुपए है, 8,000 में से 8,000 घटाने पर कुछ भी नहीं बचता है, इसका मतलब इनका कोई एक्सेस आपको प्राप्त नहीं होगा। अब अगर बात की जाए तो 5,000 में से 2,000 घटाने पर 3,000 ऋण पत्रों की संख्या बचती है। इसे 20 से गुणा करने पर यह रकम प्राप्त होती है 60,000। 500 में से शून्य घटाने पर 500 को गुणा किया जाएगा 20 से, तो रकम होगी 10,000। यानी कुल मिलाकर कंपनी को 70,000 रुपए अतिरिक्त प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 10,000 तो रिटर्न ही करने होंगे, क्योंकि इनको किसी तरह के कोई ऋण पत्र बंटित नहीं किए हैं। अब बात करते हैं इस ऋण पत्रधारी की। तो बंटन राशि को अगर हम देखें तो प्रति ऋण पत्र बंटन राशि 60 रुपए है। जब 60 रुपए को 2,000 ऋण पत्रों से गुणा किया जाएगा तो रकम निकल कर आती है 1,20,000 रुपए, जबकि इसकी आधिक्य राशि 60,000 रुपए है। यानी बंटन पर देय राशि 1,20,000 ज्यादा है और आधिक्य राशि कम है, तो पूरी राशि को बंटन में समायोजित कर लिया जाएगा और कोई भी राशि लौटाने की आवश्यकता नहीं है।
तो ये आपकी तालिका तैयार हुई और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि 60,000 रुपए आपको समायोजित करने हैं और 10,000 रुपए रिटर्न करने हैं। अब बात करते हैं जर्नल प्रविष्टि की। प्रथम प्रविष्टि 13,500 ऋणपत्रों से की जाएगी जिन्हें 20 से गुणा किया जाएगा। 13,500 को 20 से गुणा करने पर जो रकम आती है वो आती है आपके 2,70,000 रुपए। तो प्रथम प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर एप्लीकेशन और अमाउंट होगा 2,70,000 रुपए। 2,70,000 में से 2 लाख रुपए मूल रकम है, क्योंकि 10,000 ऋणपत्रों को जब 20 से गुणा किया जाएगा तो वो 2 लाख आता है। ये राशि डिबेंचर खाते में ट्रांसफर की जाएगी। 70,000 रुपए में से 10,000 रुपए रिफंड किए जाएंगे और 60,000 रुपए बंटन में समायोजित किए जाएंगे, जैसा कि आपको तालिका स्पष्ट कर रही है। तो अब जो सेकंड प्रविष्टि होगी वो क्या होगी? 14% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर टू बैंक और टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ये तीन एंट्रियों को अलग अलग हमने मिक्स किया है। एक डिबेंचर एप्लीकेशन को डिबेंचर में ट्रांसफर करने की, जो कि 10,000 ऋणपत्रों से होगी। 10,000 रुपए ऋणपत्रधारियों को लौटाने की, जिन 500 ऋणपत्रों को आपने अस्वीकृत किया है उनके लिए, और 60,000 रुपए की राशि जो कि तालिका से निकली है बंटन में समायोजित करने की। तो डिबेंचर एप्लीकेशन में पूरे लिखे जाएंगे 2,70,000, जबकि डिबेंचर में ट्रांसफर किए जाएंगे 10,000 गुणा 20 यानी कि 2 लाख रुपए, और बैंक यानी कि रिटर्न करेंगे आप 10,000 रुपए और 60,000 रुपए को आप क्या करेंगे? समायोजित करेंगे। अब बात करते हैं बंटन को देय करने की। तो बंटन 60 रुपए से है। 10,000 ऋणपत्रों को 60 से गुणा करने पर 6 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। तो बंटन को देय करने की जो जर्नल प्रविष्टि होगी वो होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और राशि होगी आपके 6 लाख रुपए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपने बंटन में 60,000 रुपए समायोजित किए हैं, तो बंटन में बाकी की राशि घटाकर आप प्राप्त करेंगे। 6 लाख में से 60,000 घटाने पर 5,40,000 रुपए प्राप्त होंगे, जिसकी जर्नल प्रविष्टि की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 5,40,000। अब बात करते हैं मांग राशि की, जो कि 20 रुपए होगी, क्योंकि 100 रुपए में से 80 रुपए आप प्राप्त कर चुके हैं। 20 रुपए की मांग राशि देय करने की एंट्री होगी डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, अमाउंट होगा 2 लाख रुपए। और फिर इसे प्राप्त करने की जर्नल प्रविष्टि की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख रुपए। प्रश्न संख्या 7 पूरा होता है। अब बात करते हैं अंकित प्रश्न संख्या 8 की। आर लिमिटेड ने 200 रुपए प्रत्येक के 20 लाख 10% ऋण पत्र 7% बट्टे के साथ निर्गमित किए, जो 9 वर्षों के बाद 8% प्रीमियम के साथ मोचनीय थे। आर लिमिटेड की खाता पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टि दो। शोधन के समय यदि आप प्रीमियम पर शोधन करें और यदि वो शर्त निर्गमन के समय ही तय कर ली जाए तो शोधन पर दिया जाने वाला प्रीमियम कंपनी के लिए निर्गमन के समय की ही हानि माना जाता है। ये हमने कई जगह डिस्कस किया है। तो 7% जो बट्टा है वो तो कंपनी का नुकसान है ही है, लेकिन जो शोधन के समय 8% 9 वर्ष बाद कंपनी प्रीमियम देगी उसे भी आज का ही नुकसान मानना है। तो यहां बात करते हैं राशि की। पहले तो बात करना चाहेंगे बट्टे की। 200 रुपए का एक ऋण पत्र जिस पर 7% बट्टा इन्होंने बताया है, और जब आप ये निकालते हैं तो ये आता है 14 रुपए। इसका मतलब 20 लाख ऋण पत्रों को आप गुणा करेंगे कितने से? 20 लाख ऋण पत्रों को आप गुणा करेंगे 186 रुपए से, क्योंकि आपको 186 रुपए ही एक ऋण पत्र पर प्राप्त होंगे। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी रकम आती है 37 करोड़ 20 लाख रुपए।
जर्नल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 37 करोड़ 20 लाख रुपए। अब अगर बात की जाए तो 7% बट्टे के साथ साथ 8% प्रीमियम जो कि होगा 3 करोड़ 20 लाख रुपए, और जो बट्टा है 7% 14 रुपए के हिसाब से वो होगा 2 करोड़ 80 लाख रुपए। इन दोनों का टोटल लॉस 6 करोड़ रुपए होगा। तो द्वितीय प्रविष्टि जो की जाएगी वो क्या की जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस प्रीमियम और रिडम्पशन को डिस्काउंट को दोनों को लॉस ऑन इशू के नाम से ही लिखा जाएगा, टू 10% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो यहां अगर बात की जाए डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 37 करोड़ 20 लाख, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में लिखा जाएगा 6 करोड़। ये किस तरीके से लिखा है, ये लिखा है हमने 2 करोड़ 80 लाख रुपए तो लिखा है डिस्काउंट, और 3 करोड़ 20 लाख रुपए लिखा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। डिबेंचर में पूरा रकम लिखी जाएगी जो कि है 40 करोड़। अब अगर बात की जाए तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है 3 करोड़ 20 लाख रुपए। ये आप गुणा कर इस रकम को निकाल सकते हैं। अब अगर बात की जाए तो जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आपको 6 करोड़ हुआ है, इसे निर्गमन वाले वर्ष में ही अपलिखित किया जाएगा, जिसकी जर्नल प्रविष्टि की जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और अमाउंट होगा 6 करोड़। ये हुआ प्रश्न संख्या 8। अब बात करते हैं अंकित प्रश्न संख्या 9 की। एम लिमिटेड ने एस लिमिटेड से 9 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां खरीदी तथा 70 लाख रुपए की देनदारियों की जिम्मेदारी भी ली। यानी हमने संपत्ति के साथ साथ सामने वाली कंपनी के दायित्व भी लिए हैं, यानी कि हमने व्यापार क्रय किया है। और 100 रुपए प्रत्येक के 8% ऋण पत्र जारी किए। एम लिमिटेड की खाता पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां दो। तो व्यापार क्रय के सिंपल से जर्नल एंट्रीज हैं। आपने क्या क्या लिया है, आपने लिए हैं 9 करोड़ रुपए की संपत्तियां और 70 लाख रुपए के दायित्व। तो एंट्री होगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और टू वेंडर का नाम यहां पर दिया हुआ है एस लिमिटेड, तो टू एस लिमिटेड, क्योंकि आप यहां पर एम लिमिटेड हैं और एम लिमिटेड ने जो संपत्तियां क्रय की है उन्हें डेबिट किया जाएगा, जो दायित्व खरीदे हैं उन्हें क्रेडिट किया जाएगा, और साथ ही साथ वेंडर को क्रेडिट किया जाता है। वेंडर का नाम दिया गया है तो उसे नाम लिखेंगे। तो एंट्री हुई सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर और टू एस लिमिटेड। तो यहां बात करना चाहेंगे असेट्स की वैल्यू 9 करोड़, जबकि क्रेडिटर 70 लाख। अब अगर बात की जाए तो एस लिमिटेड में अंतर लिखा जाएगा जो कि होगा 8 करोड़ 30 लाख। एस लिमिटेड को क्या दिया गया है भुगतान में, 100 रुपए वाले प्रत्येक 8% ऋण पत्र सममूल्य पर जारी किए हैं। सममूल्य पर जारी करने की क्या प्रविष्टि होगी, पहले वो बात कर लेते हैं। एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, ये तो जर्नल प्रविष्टि की जाएगी। अब यहां पर बेटर होता है कि आप ऋण पत्रों की संख्या निकाल लें। तो 8 करोड़ 30 लाख में आप ऋण पत्र के निर्गमन मूल्य का भाग दें, और निर्गमन मूल्य है 100। तो इसका मतलब आप 8,30,000 ऋण पत्र जारी करेंगे।
हालांकि यहाँ पर ऋण पत्रों की संख्या नहीं भी निकालें तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब ऋण पत्र प्रीमियम या बट्टे पर दिए जाएं तो संख्या निकालना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए हर सिचुएशन में ही संख्या निकाल लेना बेटर है। और कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में ऋण पत्रों की संख्या ही पूछ ली जाती है कि विक्रेता को किस संख्या के ऋण पत्र जारी किए जाएंगे। अब अगर यहाँ बात की जाए तो इसमें अमाउंट 8,30,000 को अगर आप वापस 100 से गुणा करते हैं तो आपकी रकम आती है 8,30,00,000। अंकित प्रश्न संख्या 9 को पूरा करने के बाद अब बात करते हैं अंकित प्रश्न संख्या 10 की। बी लिमिटेड ने मोहन ब्रदर्स से 4 लाख रुपए की खाता मूल्य वाली परिसंपत्तियां खरीदी और 50,000 देनदारियों की जिम्मेदारी भी ली। यानी कि बी लिमिटेड ने मोहन ब्रदर्स से 4 लाख की संपत्तियां और 50,000 के क्रेडिटर या दायित्व लिए हैं। यह तय हुआ कि खरीद प्रतिफल के रूप में 3,80,000 रुपए का भुगतान होगा और इस संपत्ति और दायित्व को खरीदने के एवज में हम मोहन ब्रदर्स को 3,80,000 रुपए के क्रय प्रतिफल का भुगतान करेंगे। अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो शुद्ध संपत्तियों का मूल्य 3,50,000 ही आ रहा है, जबकि जो क्रय प्रतिफल दिया जा रहा है वो 3,80,000 दिया गया है। अगर यहां बात की जाए तो ऐसी स्थिति में या तो पूंजी संचय या फिर ख्याति जैसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की सिचुएशन हो सकती है। जैसा कि आपको बताया गया है कि यदि शुद्ध संपत्तियों से वास्तविक क्रय प्रतिफल ज्यादा हो तो अंतर की जो राशि है वो ख्याति होगी, और यदि शुद्ध संपत्तियां ज्यादा हो और वास्तविक क्रय प्रतिफल क्वेश्चन में कम दे रखा हो तो फिर अंतर की राशि को पूंजी संचय माना जाता है। तो यहां पहले ख्याति की गणना हम करेंगे। ख्याति की गणना के लिए वास्तविक क्रय प्रतिफल 3,80,000, जबकि शुद्ध संपत्तियां जो कि है 3,50,000, तो ख्याति का मूल्य होगा 30,000 रुपए। शुद्ध संपत्तियां कैसे निकाली हैं? 4 लाख की संपत्तियां हैं और 50,000 के दायित्व हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि 30,000 रुपए जो अतिरिक्त रकम का हम मोहन ब्रदर्स को भुगतान कर रहे हैं वो ख्याति का कर रहे हैं। तो ये एंट्री सिस्टम के लिए जरूरी था। तो यहां पर गुडविल है 30,000 रुपए। इन 3 प्रकरणों में क्या क्या रोजनामचा प्रविष्टियां की जाए? यदि ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर, बट्टे पर, 10% प्रीमियम पर किया जाए और यह भी तय हुआ कि ऋण पत्रों में किसी भी प्रकार की भिन्नता आने पर इनका रोकड़ में भुगतान कर दिया जाएगा। यानी ऋण पत्रों की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं हो सकती, लेकिन यहां पर कुछ कैलकुलेशन दशमलव में अगर आए तो अंतर की जितनी भी रकम कम पड़े वो हम नकद भुगतान कर देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले हम निकालेंगे अंशों की ऋण पत्रों की, दिए जाने वाले ऋण पत्रों की संख्या। अगर बात करें संपत्ति क्रय की क्या जर्नल प्रविष्टि की जाएगी तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, साथ ही साथ यहां पर हम गुडविल की गणना कर चुके हैं तो सन्ड्री एसेट्स के साथ साथ गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर और टू मोहन ब्रदर्स। एक बार फिर से सुनिए, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर और टू मोहन ब्रदर्स। तो आइए पहले फर्स्ट एंट्री हम कर लेते हैं। सन्ड्री एसेट्स में लिखे जाएंगे पूरे 4 लाख। गुडविल की गणना जो हमने की है 30,000 रुपए। क्रेडिटर में लिखे जाएंगे 50,000 रुपए और क्रय प्रतिफल जो कि प्रश्न में दिया गया है 3,80,000। एक बार आप सेटिस्फाई कर लें कि डेबिट और क्रेडिट बराबर हो रहा है। इस 30,000 को यहां पर इस तरीके से भी निकाला जा सकता था। अगर आप देखें, अगर मैं 30,000 की ख्याति की रकम नहीं भरता हूं तो अंतर की राशि अपने आप ही निकलकर गुडविल के रूप में आ जाएगी, लेकिन ये चीज आपको पहले से ही बताई गई है। अब प्रथम केस है यदि ऋण पत्र सममूल्य पर दिए जाएं, द्वितीय केस है बट्टे पर दिए जाएं या 10% प्रीमियम पर दिए जाएं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम पहले वर्किंग नोट लगा लेते हैं। हमेशा आपको सिखाया गया है कि ऋण पत्रों की संख्या अगर विक्रेता में कभी भी निकालनी हो संपत्ति के बदले में तो विक्रेता को जो देय राशि है उसमें एक ऋण पत्र के निर्गमन मूल्य का भाग दे दे। यहां पर निर्गमन मूल्य तीनों परिस्थितियों में अलग अलग होगा। प्रथम केस में निर्गमन मूल्य 100 रुपए होगा, द्वितीय केस में 10% बट्टा है और 10% बट्टे के आधार पर जो निर्गमन मूल्य होगा
वो होगा 90 रुपए, जबकि तृतीय केस में 110 रुपए, क्योंकि बट्टा घटाकर और प्रीमियम जोड़कर भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले हम ऋण पत्रों की संख्या निकालना चाहेंगे। सूत्र कुछ इस प्रकार से है, विक्रेता को देय राशि बटा प्रति ऋण पत्र का निर्गमन मूल्य। यहां पर विक्रेता को जो देय राशि है वो तीनों ही दशाओं में 3,80,000 होगी, क्योंकि क्रय प्रतिफल 3,80,000 है। अब बात आती है ऋण पत्रों का निर्गमन मूल्य, तो यहाँ पर 100 रुपए होगा, यहाँ पर 90 रुपए होगा, क्योंकि बट्टा भी 10% है और 100 रुपए का 10% 10 रुपए होता है। उसे काटने के बाद निर्गमन मूल्य जो बचेगा वो 90 रुपए बचेगा, जबकि यहाँ पर एक ऋण पत्र का निर्गमन मूल्य 110 होगा, क्योंकि 10% प्रीमियम जोड़कर भाग दिया जाएगा। अगर यहाँ संख्या निकालें तो ये आते हैं 3800 ऋण पत्र। अगर यहाँ पर संख्या निकालें तो ये आते हैं 4,222 ऋण पत्र। और अगर यहां पर आप भाग देकर संख्या निकालें तो ये संख्या आती है 3,454 ऋण पत्र। बाकी संख्या को हमने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि यहां पर अगर बात की जाए तो जो भिन्नता के कारण जो रकम है वो हम नकद में भुगतान करेंगे। आइए अब जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबमूल्य की। यदि मोहन ब्रदर्स को सबमूल्य पर ऋण पत्र दिए जाएं तो 3800 ऋण पत्र दिए जाएंगे और जर्नल प्रविष्टि होगी मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और रकम होगी 3,80,000। ये मोहन ब्रदर्स का खाता 380 से क्रेडिट किया है तो डेबिट भी 380 से किया जाएगा। यहाँ पर अंशों की कोई भिन्नता नहीं है क्योंकि अंश पूरे पूरे आए हैं। आप जब भाग देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरे पूरे 3800 आ रहे हैं, जबकि ये 4,222 पॉइंट समथिंग कुछ है और ये 3,454 पॉइंट कुछ है। तो उस पॉइंट के भाग को छोड़ दिया गया क्योंकि अंश टुकड़ों में नहीं हो सकता है और उसके लिए नकद राशि का ही भुगतान करना पड़ेगा। अब अगर दूसरा केस देखें, यदि बट्टे पर दिए जाएं अंश, यदि बट्टे पर दिए जाएं तो क्या जर्नल प्रविष्टि होगी? तो जर्नल प्रविष्टि होगी मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और अंतर की राशि के लिए टू बैंक। वो कैसे देखिएगा, मोहन ब्रदर्स में लिखे जाएंगे 3,80,000 रुपए। अंशों ऋण पत्रों की अगर हम संख्या देखें तो 4,222 ऋण पत्र आते हैं और 4,222 को जब 10 से गुणा किया जाए तो ये होता है 42,220 रुपए डिस्काउंट के, जबकि डिबेंचर जो दिए जाएंगे वो गुणा किए जाएंगे 4,222 इंटू 100, तो ये आ जाएंगे 4,22,200 और अंतर की राशि भिन्न के कारण जो उत्पन्न हुई है 20 रुपए वेंडर को नकद भुगतान कर दिए जाएंगे। तीसरा केस अगर देखें तो ऋण पत्र प्रीमियम पर दिए गए जो कि कंपनी का लाभ है तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल प्रविष्टि क्या होगी? मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और अंश के टुकड़े के लिए जो नगद राशि दी जाएगी उसके लिए टू बैंक। तो यहां पर लिखा जाएगा 3,80,000, जबकि अंशों की संख्या जो आपने मालूम की है प्रीमियम में वो आप दे रहे हैं 3,454 अंश। तो यहाँ पर 3,454 को गुणा किया जाएगा 100 से और 3,454 को गुणा किया जाएगा 10 से, तो ये आ जाएगा 3,45,400 और ये आ जाएगा 34,540। और अब जो रकम कम पड़ रही है, कितनी कम पड़ रही है? वो रकम आपके कम पड़ रही है 60 रुपए। तो 60 रुपए का आप क्या कर देंगे? नकद भुगतान कर देंगे। अंकित प्रश्न संख्या 10 को पूरा करने के बाद अब बात करते हैं अंकित प्रश्न संख्या 11 की। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से क्रय प्रतिफल के रूप में 4,40,000 रुपए की एक मशीन खरीदने की सहमति बनाई और यह तय हुआ कि भुगतान 100 रुपए प्रत्येक के 12% ऋण पत्रों द्वारा
प्रति ऋण पत्र 10 रुपए प्रीमियम के साथ चुकता किया जाएगा। यानी आप मशीन खरीद रहे हैं और उसके बदले में ऋण पत्र जारी कर रहे हैं जो कि 10 रुपए प्रीमियम पर जारी किए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड की बुक्स में जो एंट्री होगी वो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड और अमाउंट होगा 4,40,000 रुपए। सेकंड एंट्री की अगर बात की जाए तो वो एंट्री होगी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक बार फिर से सुने, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन इस प्रविष्टि को करने से पहले विक्रेता यानी वाई लिमिटेड को दिए जाने वाले ऋण पत्रों की संख्या निकालना जरूरी है। तो उसके लिए आपको हमेशा सूत्र बताया गया है, विक्रेता को देय राशि और प्रति ऋण पत्र निर्गमन मूल्य। विक्रेता को देय राशि है 4,40,000 और प्रति ऋण पत्र निर्गमन मूल्य यहां पर होगा 110, क्योंकि 100 रुपए का एक ऋण पत्र है और 10 रुपए प्रीमियम है। ऋण पत्रों की संख्या आती है 4,000 ऋण पत्र। वाई लिमिटेड 4,40,000, क्योंकि वाई लिमिटेड का खाता 440 से क्रेडिट किया तो डेबिट भी 440 से करेंगे। यहां पर लिखा जाएगा 4 लाख और यहां पर प्रीमियम में लिखा जाएगा 40,000। प्रश्न संख्या 11 भी पूरा हुआ। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। एक्स लिमिटेड ने 15,000 10% ऋण पत्रों को 100 रुपए प्रत्येक के अनुसार निर्गमित किया। निम्न मामलों में रोजनामचा प्रविष्टियां दीजिए। ऋण पत्रों का निर्गमन 10% प्रीमियम पर हुआ। ऋण पत्रों को 5% बट्टे पर जारी किया गया। ऋण पत्रों को बैंक के 12 लाख रुपए पर प्राप्त ऋण देने हेतु संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन किया गया और 13,50,000 रुपए की मशीनरी खरीद पर विक्रेता को ऋण पत्र जारी किए गए। ऋण पत्रों की अगर फेस वैल्यू आप देखें तो 100 रुपए का एक ऋण पत्र है और ऋण पत्रों की संख्या है 15,000, यानी ऋण पत्र की मूल राशि है 15 लाख और वो 15 लाख ऋण पत्र 15 लाख रुपए के ऋण पत्र अलग अलग 4 केस में अगर ऐसे जारी किए जाएं तो क्या प्रविष्टि होगी, इस तरीके से किए जाएं तो क्या प्रविष्टि होगी। यानी इन चारों केसेस में ऋण पत्रों की जो मूल रकम है वो 15 लाख है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रथम केस की। ऋण पत्रों का निर्गमन 10% प्रीमियम पर हुआ हो तो सिंपल सी 2 प्रविष्टियां की जाएगी, क्योंकि संपूर्ण रकम एक साथ प्राप्त की जा रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। राशि को समझ लेते हैं 15 लाख, लेकिन 10% प्रीमियम है तो 1.5 लाख रुपए प्रीमियम होगी। 15 लाख का 10% निकाल लें या फिर 100 रुपए का 10% निकालकर उसको 15,000 से गुणा कर दें, जैसे आप उचित समझें। तो 1.5 लाख रुपए प्रीमियम तो आपको प्राप्त होगा 16,50,000 रुपए। तो पहली प्रविष्टि बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 16,50,000 और अब इस 16,50,000 में से मूल रकम डिबेंचर अकाउंट में और 1.5 लाख रुपए प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहां पर लिखा जाएगा 16,50,000, यहां पर लिखा जाएगा 15 लाख और यहां पर लिखा जाएगा 1,50,000। सेकंड केस की बात करते हैं। ऋण पत्रों को 5% बट्टे पर जारी किया जाए तो 100 रुपए का एक ऋण पत्र और 5% बट्टा 5 रुपए। इसका मतलब आपको ऋण पत्रों पर 95 रुपए प्राप्त होंगे और 75,000 रुपए 15,000 इंटू 5 करने पर 75,000 रुपए प्राप्त नहीं होंगे। तो 15 लाख में से या तो 75,000 घटा दें, 14,25,000 आता है, या फिर 15,000 को 95 से गुना कर लें तो भी 14,25,000 आएगा और जिसकी जनरल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 14,25,000।
10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यहाँ प्रीमियम लाभ था इसे क्रेडिट किया गया, डिस्काउंट हानि है इसे डेबिट किया जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, यहाँ पर लिखा जाएगा 14,25,000, यहाँ पर लिखा जाएगा 75,000 और टोटल लिखा जाएगा 15 लाख रुपए। इसका तीसरा केस है ऋण पत्रों को बैंक के 12 लाख रुपए पर प्राप्त ऋण हेतु संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किया। आपने ये कंडीशन पढ़ी है कि ऋण पत्रों को द्वितीय प्रतिभूति के रूप में या सहायक प्रतिभूति के रूप में कई बार बैंक से ऋण लेने के बदले में मूल प्रतिभूति के साथ साथ दे दिया जाता है, ताकि बैंक वालों का विश्वास कंपनी के प्रति और ज्यादा बढ़ सके। इस सिचुएशन में दो लेखांकन प्रविष्टियां आपको सिखाई गई थी, दो विधि से, जिसमें केवल एक प्रथम विधि में तो आपको सिखाया गया था कि केवल ऋण पत्र बैंक ऋण लेने की प्रविष्टि की जाएगी, ऋण पत्र देने की कोई प्रविष्टि नहीं होगी। जबकि सेकंड केस में आपको बताया था बैंक ऋण लेने की प्रविष्टि भी करनी है और डिबेंचर देने की प्रविष्टि भी करनी है। तो क्या प्रविष्टि होगी, हम द्वितीय विधि से इसे हल कर लेते हैं। ऋण लेने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, जिसका अमाउंट होगा 12 लाख, और डिबेंचर देने की प्रविष्टि होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, और उसका अमाउंट होगा 15 लाख, क्योंकि ऋण पत्र दिए हैं 15 लाख के। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, इसका अमाउंट होगा 12 लाख रुपए, और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, इसका अमाउंट होगा 15 लाख रुपए, क्योंकि 12 लाख का ऋण लेकर प्रतिभूति के रूप में 15 लाख के ऋण पत्र दिए गए हैं। अब बात करते हैं अगले केस की। 13,50,000 रुपए की मशीनरी खरीदी और विक्रेता को 15 लाख के ऋण पत्र जारी किए। तो यहां पर थोड़ा सा आपको सोचना होगा और सावधानी रखनी होगी। कंपनी 13,50,000 रुपए की मशीन ले रही है और उसके बदले में 15 लाख रुपए के ऋण पत्र दे रही है, तो कंपनी को 1.5 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, इसे डिस्काउंट के नाम से डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर 13,50,000, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये होगा 13,50,000, और 1.5 लाख किस तरीके से आया, क्योंकि हम ऋण पत्र कितने दे रहे हैं, 15 लाख के, तो जो अंतर की राशि है वो डिस्काउंट होगा। इसी के साथ प्रश्न संख्या 12 भी पूरा होता है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। निम्न की रोजनामचा प्रविष्टियां दे। एक 100 रुपए के ऋण पत्र को 95 रुपए में जारी किया गया। एक 100 रुपए का ऋण पत्र है जिसे कितने रुपए में जारी किया गया, 95 रुपए में, यानी 5 रुपए बट्टा है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95 रुपए, और दूसरी प्रविष्टि डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और यहां रकम आएगी 95 रुपए, 5 रुपए और 100 रुपए। ये प्रथम केस हो गया। एक ऋण पत्र को 95 रुपए में निर्गमित किया गया, जिसका मोचन 105 रुपए होगा, और ऋण पत्र का अंकित मूल्य आपको 100 ही मानना है। इसका मतलब इसे जारी कितने पर किया गया, 95 रुपए पर, तो 5 रुपए का बट्टा है, जबकि जो शोधन किया जाएगा वो 5 रुपए अधिक पर किया जाएगा, तो ये भी निर्गमन के समय का ही नुकसान है। तो प्रथम प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95 रुपए। सेकंड प्रविष्टि डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जब शोधन प्रीमियम पर हो तो डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू दोनों को मिलाकर लॉस ऑन इशू के नाम से ही लिखा जाता है। तो यहां आएगा 95, यहां 10, यहां 100 और यहां पर 5 रुपए। ये 10 रुपए, 2 लॉस, 5 डिस्काउंट और 5 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है, दोनों को मिलाकर लिखा जाएगा।
अगला जो इसका तीसरा केस है, एक ऋण पत्र 100 रुपए में निर्गमित हुआ है तथा 105 रुपए पर परिशोधित होगा। इसका मतलब जारी सममूल्य पर क्या, शोधन प्रीमियम पर होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट राशि होगी 100 रुपए, लेकिन शोधन 5 रुपए प्रीमियम पर होगा और इसे आज का ही नुकसान मानेंगे, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और रकम कुछ इस तरीके से भरी जाएगी, यहाँ 100, यहाँ 5, यहाँ 100 और यहाँ 5। इसी के साथ अंकित प्रश्न संख्या 13 पूरा होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।